जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। टॉप 60 टॉपिक वाली क्लासेस हमारी चल रही है। उसमें हमने यूनिट 10 पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी ये 8th क्लास है। तो यूनिट 9 हमारी चल रही थी। यूनिट 9 में हमने 5 रचनाएं पढ़ ली है। आज हमारा यूनिट 9 का 6 रचना हम पढ़ रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हालांकि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें कि यूनिट 9 में हमारे निबंध जुड़े हुए हैं, ठीक है। और निबंध जो जुड़े हुए वो निबंध हम पढ़ रहे हैं, यानी कौन से निबंध किस व्यक्ति के जुड़े हुए और क्या उन पर डिस्कस होना चाहिए, यानी क्या क्या वहाँ से आ सकता है। देखो निबंध से क्या क्या आ सकता है। तो एक तो निबंध का प्रकाशन वर्ष कब हुआ, उस रचनाकार का जन्म कब हुआ, वो निबंध अगर किसी पत्रिका में या किसी संकलन में संकलित है, यानी किसी निबंध संग्रह में संकलित है, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो उस निबंध में अगर कुछ ऐसे फैक्ट आए जो आपको याद रखना, जैसे कि दिल्ली दरबार हमने पढ़ा, या फिर भारतवर्षों की उन्नति कैसे हो सकती है, या जैसे उसमें प्रकरण आए उस निबंध में, तो प्रकरणों का क्रम वाइज आपको याद रखना है ना। अभी आगे आने वाले निबंधों में ये प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी सारे प्रकरण भी पूछे जाते हैं हमसे कि किन किन प्रकरणों में बांटा गया है, और वो प्रकरणों को क्रम वाइज हमें याद रखना। उन प्रकरणों से कुछ ऐसे उद्धरण यानी कुछ पंक्तियां, उद्धरण यानी पंक्तियां जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम में आने के लिए, वो पंक्तियां हमें देखनी होती है। तो ये कुछ 6 से 7 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 5-6 टाइप के। तो ये टाइप आपको पूरे कंप्लीट करना है ताकि आप जीआरएफ कंप्लीट कर पाओ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है, इसमें एक छोटी बच्ची ने 5 साल की उस बच्ची का जिक्र आता है। कई बार ये उसका साल भी पूछ लिया जाता है कि कितने साल की बच्ची थी, तो 5 साल की बच्ची ने अपने पिता से पूछा था कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उस पर पूरा एक निबंध लिखा गया है ना। ये भी याद रखना है कि ये निबंध किस प्रकार का है, तो ललित निबंध है ना। ये जरूर याद रखना, जैसे कोई पत्रात्मक शैली में लिखा गया है, कोई व्यंग्य शैली में लिखा गया है, कोई ललित निबंध है। तो ये चीजें आपको याद रखना कि वो जो निबंध है या वो जो रचना है वो किस टाइप की रचना है ना। तो ललित निबंध ये याद रखना। कल्पना नामक एक निबंध संग्रह है, 1951 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें यह निबंध संकलित है। अब देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पना नामक निबंध संग्रह में संकलित है, ये बात हमें पता चल गई। 1951 में ये कल्पना नामक निबंध संग्रह संकलित हुआ था, ये भी हमें पता चल गया। लेकिन उस संग्रह में और कितने निबंध संकलित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यानी या तो ये संख्या पूछ ली जाती है, या कभी कभार उसमें से 3 ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है, एक दूसरा ऑप्शन देकर कि इसमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं ना। तो इस संग्रह में कुल कितने निबंध संकलित है, 20 है। हम 20 के एक बार देख लेते हैं। आपको 2-3 बार इनका रिवाइज करोगे तो अपने आप चीजें याद रहने लग जाएगी। पहला तो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, दूसरा है आम फिर बोरा गए, आम फिर बोरा गए। उसके बाद आता है सिरिस के फूल, सिरिस के फूल, आम फिर बोरा गए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। भगवान महाकाल का कुंठू नृत्य, भगवान महाकाल का क्या है, कुंठू नृत्य। फिर आता है महात्मा का महाप्राण के बाद, महात्मा के महाप्राण के बाद, ठाकुर जी की बटोर। उसके बाद क्या आता है, ठाकुर जी की बटोर। संस्कृतियों का संगम, उसके बाद क्या आता है, संस्कृतियों का संगम। फिर आता है समालोचन की डाक, समालोचन की डाक। महिलाओं की लिखी कहानियां, महिलाओं की लिखी कहानियां। कुट जारसन, कुट जारसन हुआ है। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मांड का विस्तार, वह चला गया। साहित्य संस्थाएं क्या कर सकती है, हम क्या करें। धर्मश्च तत्व निहित गुहायाम। और उसके बाद लास्ट 3 हमारे आते हैं, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, ये भी अच्छा है। आंतरिक सुचिता की आवश्यकता और समस्या का सबसे बड़ा हल, ये टोटल 20 निबंध है। अब आप कहोगे क्या सर सभी, ऐसे तो बहुत सारे काव्य संग्रह है, बहुत सारी चीजें, तो क्या सबको याद करेंगे। देखो यार मेरे भाई, जीआरएफ तुम कर रहे हो, मतलब छोटी मोटी बात तो नहीं है यार, है ना। इतना तो दिमाग में बिठाओ कि कोई हलवा तो नहीं है कि चलो एमए की एग्जाम आ गई, मुंह उठाएं एग्जाम दे के आ जाएंगे, कुछ भी कॉपी में लिख देंगे आ जाएंगे। या मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वाइज पेपर होता है, और पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ 100 क्वेश्चन में से लगभग 10 क्वेश्चन तो हमारे गद्य पद्य गद्यांश पद्यांश का आ जाते हैं। बाकी जो 90, इन 90 में से 75 क्वेश्चन तो इजी आएंगे, जो एक नॉर्मल रहेगा। लेकिन ये बाकी के जो 15 क्वेश्चन है ना, ये बहुत टफ आते हैं। मतलब एक अच्छा खासा टफ का मतलब
आएगा सिलेबस सही, लेकिन डीप आएगा, बहुत ज़्यादा डीप आएगा, जो हर स्टूडेंट नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा सजेशन है, अगर जीआरएफ चाहिए, मतलब देखो एक सीधा सा टारगेट बनो, अगर आपका पेपर फर्स्ट खराब है, यानी पेपर फर्स्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो पेपर सेकंड को मजबूत करो। पेपर सेकंड को जितना मजबूत करोगे, यानी 80 क्वेश्चन अगर पेपर सेकंड से सही होने लग गया आपका, तो ये मान के चलो उधर आप ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन तो सही कर ही देते हो। 50% रेशियो तो वहाँ हर किसी स्टूडेंट का आ जाता है ना, तुक्के में भी, तुक्के में तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिविजन करने में पेपर फर्स्ट में 25 क्वेश्चन सही कर दो, ये टोटल होते हैं 105। जनरल वालों का भी 105 106 में अभी जो कट ऑफ चल रहा है 105 6 7 में आपका जीआरएफ हो जाता है मेरे भाई, है ना। तो ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना, इतना तो चीज़ें थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद और कुछ रह गए थे, साहित्य का एक नया कदम, आदिकाल के अंतर प्रांतीय साहित्य का ऐतिहासिक महत्व, ये चीज़ें। अब हम द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जिन व्यक्तियों ने कुछ अपने वक्तव्य व्यक्त करे, उनको हम देख लेते हैं कि क्या उनके बारे में किसी व्यक्तियों ने क्या कहा है। द्विवेदी जी लिखते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम साहित्य है। अब आपको पता है, ये जो द्विवेदी जी लिखते हैं, इस वाली पंक्ति को वो हटा देगा और एग्जामिनर सीधा यहाँ लिख देगा कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, समस्त मानव समाज को सुंदर बनाने की साधन ना का नाम साहित्य है। अब ये पंक्ति अगर आपसे पूछ ले कि ये पंक्ति किसने बनवाई, तो पहले तो ये बता नाखून क्यों बढ़ते माई, फिर ये पूछ ले कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये याद रखो द्विवेदी जी की है। तो दोनों चीजें याद रखना है ना। तो यानी ये कथन किसने कहा था, द्विवेदी जी ने कहा। द्विवेदी जी के मानवतावाद और साहित्य का केंद्र बिंदु मनुष्य, यानी कि उनका जो ये निबंध है, इस निबंध का केंद्र बिंदु क्या माना उन्होंने, मनुष्य माना। ये क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट में पूछ सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद गुलाब राय ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में एक अपना वक्तव्य व्यक्त करा, वो क्या है, द्विवेदी जी को ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में, वे अच्छे आलोचक है अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान है। यानी गुलाब राय ये कहते हैं कि द्विवेदी जी जो है ना, वो एक निबंध भी सबसे अच्छा लिखते हैं, मतलब ठीक ठाक लेवल का लिखते हैं, अच्छा मतलब बढ़िया लिखते हैं। और वो क्या करते हैं कि निबंध के साथ साथ आलोचना भी अच्छी करते हैं, क्योंकि आपको पता है द्विवेदी जी ने, भाई साहब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनाएं करी है वो कोई नहीं करेगा हिंदी में, बहुत आलोचना करी है इन्होंने ना। तो ये एक अच्छा आलोचक भी है। तो गुलाब राय कहते हैं कि यार हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि ये आलोचक है अच्छे या अच्छे निबंधकार है, यानी दोनों ही अच्छे हैं, ये कहने का इनका मतलब है गुलाब राय का। तो ये पंक्ति याद रखना। विषय वस्तु क्या है निबंध की, कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध से ही हिंदी के ललित निबंधों की एक सशक्त विधा के रूप में शुरू हुई। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में वे मनुष्य की दुर्बलताओं को लक्षित करते हैं, दूसरी तरफ उसकी शक्ति और रचनाशील प्रवृत्ति का दर्शन भी करते हैं। वे मनुष्य की करुणा, दया, मैत्री, बंधुत्व और भाईचारे की भावना में रत होने की शिक्षा देते हैं। उन्हीं भावों के संरक्षण में उसका बड़प्पन दिखता है। यानी कुल मिला के उन्होंने इस जो नाखून क्यों बढ़ते इस निबंध का केंद्र क्या माना था, मनुष्य को माना था। मनुष्य का जो अंदर का दुर्बलता है, मनुष्य का जो अंदर का पशुता है, वो सब चीज़ों पर उन्होंने यहाँ पे बात करी है ना। अब इस पंक्ति से मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, पिछले पीवाईक्यूज उठा के देखोगे इस निबंध से अच्छे खासे पीवाईक्यूज आए हुए हैं ना, ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से आए हुए इस निबंध से। यानी प्रमुख उद्धरण इसकी पंक्तियाँ बहुत फेमस है, बहुत आती है। चलो पहली पंक्ति देखते हैं, कोई नहीं जानता ये अभागे नाखून क्यों नहीं, इस प्रकार बड़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। छूटते ही सेंध का यानी जैसे जेल से छूटे फिर से कोई ना कोई चोरी चकारी कर ली। आखिर ये इतने बेहया क्यों, यानी इतने बेशरम क्यों, है ना। ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। कुछ लाखों ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद उनका स्थान था। उन दिनों से जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था, नाखून उसके लिए आवश्यक अंग है। देखो ये आपको एक चीज़ और आती है कि इन निबंध में क्या होगा कि निबंधों की पंक्तियां देगा और आपसे बोलेगा कि इनको क्रम वाइज जमाइए। तो जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा ये भी याद रख लेना कि ये क्रम है हमारा। ये पंक्तियां देकर आपसे इनका क्रम भी पूछा जाएगा कि यार कौन सी पंक्ति क्या क्रम में और किस तरीके से ना, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाएगी, तो ये याद रखना। फिर आता है आपका, देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा ने से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास उनके विधवाएं थी,
पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी, आर्य विजयी हुए। यानी कुल मिला के बात ये कि देवताओं के राजाओं ने, देवता के राजा कैसे कहा था, इंद्र को ना, तो इंद्र ने भी स्वयं क्या किया, इंद्र ने भी स्वयं यहाँ पर आकर जो मनुष्य के राजा थे उनसे सहयोग लिया, उनसे सहायता ली। तो ये पंक्ति बड़ी फेमस है, ये भी आती है, हमारी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंता लंबी जीव हो, पशु के साथ ही सतह पर विचरने और चरने वाले हो ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आई हुई पंक्ति है, तो PYQ में आया हुआ है ना, इसको तो याद रखना है। फिर आता है मनुष्य की बर्बरता घटती कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। देखो ये बोलता है कि मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, मनुष्य की बर्बरता तो बढ़ती जा रही है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई जो हिरोशिमा नागासाकी बम गिराया गया, ये क्या है, एक पशुता ही तो है एक मनुष्य की, इस पे बात की गई है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हिरोशिमा हत्याकांड के बारे में किस निबंध में जिक्र हुआ है, तो आपको याद रखना नाखून क्यों बढ़ते हैं ना। अब आप ये अनुमान नहीं लगा पाओगे कि इसमें जिक्र हुआ, लेकिन ये इसमें हुआ है, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ते समय कम से कम इन पर विशेष ध्यान रखें ना। फिर आता गोदंश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखून को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखून को। अब ये जो बात है ये आपको कई बार एग्जाम में आई है ना कि इसमें क्या हुआ था कि देखो गोदंश के लोग इन दिनों बड़े बड़े नाखों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखों को। ये पंक्ति कई बार आ चुकी है कि दक्षिण के लोग जो है वो दक्षिण के लोग किस प्रकार के नाखून को पसंद करते थे, तो ये कई बार पूछा गया है। तो ये आपको बताना कि ये दक्षिण के जो लोग हैं, दक्षिणात्य लोग, यानी भारत के दक्षिण का जो क्षेत्र है वहाँ के लोग जो है वो छोटे नाखून को पसंद करते थे और गोवंश के लोग जो है बड़े नाखून को। ये PYQ में कई बार आया हो ना, कई बार आ चुका है, इसको याद रखना। प्रथम मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिक का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। ये चीजें, ये ऊपर की स्टार्टिंग की पंक्ति याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। फिर आता है उसे इतना भी पता नहीं चला कि उसके भीतर नख बड़ा लेने की वजह से सहजात वृत्ति है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना है ना। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। देखो अब क्वेश्चन आया कि मेरी निर्बाध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते, यह हमारी पशुता का अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है। यानी जिस प्रकार से एक छोटी बच्ची ने उसके पिताजी से पूछा कि यार ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक तरीके से अब जो लेखक है वो पूछ रहा है कि यार ये जो अस्त्र शस्त्र हिरोशिमा नागासाकी पे तुम बम गिरा रहे हो, यूक्रेन रूस लड़ रहे हो, ये मतलब उस तरीके की बात हो रही है कि भाई तुम ये अपने अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ा रहे हो, ये एक भी पशुता का एक तरीके से प्रमाण है, ये चीज़ें हुई। अच्छा इसमें एक चीज़ और इस वाले में याद रखना है आप लोग कि 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस की घोषणा हो रही थी तभी देसी भाषा पर स्वाधीनता दिवस की चर्चा हो रही थी। देखो हम इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनधीन अनधीनता या किसी के अधीनता का अभाव है ना, पर स्वाधीनता का शब्द होता है कि अपने ही अधीन रहना। तो जो हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं ये हमारा सही नहीं है, मतलब ये लेखक कह रहा है सही शब्द क्या है, स्वाधीनता दिवस, यानी हम अपने खुद के अधीन हैं। और इंडिपेंडेंस का मतलब है अनधीनता, यानी किसी के अधीनता का अभाव, यानी तुम किसी का, तुम्हारे ऊपर किसी का अधीनता का अभाव है, ये चीजें हो रही है ना। तो यहाँ पर उन्होंने करेक्ट किया, शब्द को याद रखना। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है, ये बड़ा अच्छा पंक्ति है, ये कई बार हल्के से पूछ ली जाती है और बच्चे नहीं बता पाते। तो सहजात वृत्ति जो है वो अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ये हमारा किसमें आया हुआ है, ये हमारा नाखून क्यों बढ़ते की पंक्ति है। ये पंक्ति भी हमारी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उससे लोहा लेने की को कमर कसे हैं, उससे लोहा लेने को कमर कसे, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद उसके बाद आता है सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य
मारणोस्त्रों के संचयन से भ्रा उपकरणों को बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो नाखून के बढ़ते में जिसमें जितनी इंपॉर्टेंट पंक्तियां बताई उनको एकदम एकदम बिठा लेना दिमाग में। इसमें जो मैंने चीजें बताई कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से कौन से निबंध संग्रह में संकलित, उसमें और कितने निबंध है, इन सब पर भी मैंने डिस्कस किया, आपको याद रखना है। फिर आता मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा 7th नंबर का हमारा निबंध है, 1974 में प्रकाशित हुआ था और विद्या निवास मिश्र का यह निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना, कब किसका है? विद्या निवास मिश्र का, 1974 में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा शीर्षक संकलन से लिया गया है। इसमें कुल 17 निबंध है। देखो मेरे राम का मुकुट भीग रहा शीर्षक जो संकलन है उससे लिया गया है और इसमें कितने निबंध है? टोटल 17 निबंध है। तो कम से कम इस संख्या तो याद रखना है आपको, है ना। कम से कम ये संख्याएं याद रखना कि कितने क्या इसमें आ रहा है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। फिर उसके बाद इसमें जो 17 निबंध है वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। मुकुट, मेला और नुपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतुआ की के तीर पर, होई है सीला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा तक, कलचुरियों की राजधानी गरगा, रूपहला धुआं, मेघदूत का संदेश, स्वाधीनता युग के कटघरे में हिंदी। उसके बाद आता है सावनी स्वाधीनता यानी एक निर्वासन श्यामा, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी की झील, राधा माधव हो गए, बालू के दे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा। ये टोटल 17 निबंध इसमें है। टोटल 17 निबंध आपको याद रखने की कौन कौन से हैं, खास करके एक दो बार रिवीजन करना, आपको याद आ जाएगा। कुछ निबंध इससे पूछे जाते हैं ना, कौन कौन से मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मुकुट, मेला और नुपुर, विंध्य की धरती का वरदान, अमरकंटक की सालती स्मृति, राष्ट्रपति की छाया, बेतुआ के तीर पर, होइए सीला सब चंद्रमुखी, रेवा से रीवा तक। याद रखना रेवा से रीवा तक इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखना है। कलचुरी की राजधानी गुर्गा, रूपला धुआं, मेघदूत का संदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से संकलन में। स्वाधीनता युग के कटघरे में सावनी स्वाधीनता, अयोध्या उदास लगती है, खामोशी झील, राधा माधव हो गए, बालू के दूह और मेरे राम का मुकुट भीग रहा। अब इस मेरे राम के मुकुट भीग रहा की विषय वस्तु यानी उस पर बात कर लेते क्या है। इस निबंध संग्रह में आधे निबंध पुराने और आधे नवे। पुराने निबंध इस निबंध संग्रह की यायावरी पर्युकुल वृत्ति के समीप है, इसलिए जहाँ जोड़ दिए गए हैं वैसे अद्भुत लगता है कि 17 वर्ष का अंतराल हो गया 17 वर्ष का अंतराल हो गया, विंध्य प्रदेश में वासियों की जिंदगी व्यतीत करता हुआ भी आत्मीयता पा रहा था और एकाएक उस प्रदेश में बिछुड़ता पड़ा। उस आत्मीयता की तलाश के भीतर में जंगली और वीरान पठारों की यात्रा करता हूँ। एक तरह से वह प्रवास अपने दर्द के साथ घर में ही छुपा हुआ, यानी एक तरीके से लेखक जो है अपनी बात भूमिका के रूप में इस निबंध में कहिए कि क्या उसमें है ना, उन्होंने क्या आइडिया बताया। तो भूमिकाएं भी याद रखना, कभी कभी भूमिकाएं या भूमिका से क्वेश्चन आ ही जाते हैं ना, तो इन निबंध की भूमिका जरूर याद रखना क्या क्या हो रहा है। तो वो पूछ सकता है कि कौन से विंध्य प्रदेश या कौन से वहाँ की यात्रा कर रहा था, तो विंध्य प्रदेश में कि वो यात्रा कर रहा था, है ना। वीरान पठारों या जंगली किस तरीके की बात हो रही थी वो याद रखना। विषय वस्तु क्या है ये देख लो। लेखक विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा एक ललित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों व व्यवहारों में अंतर, मध्यवर्ती व्यक्ति की समस्या, माँ कौशल्या के मन की चिंता, मनुष्य के जीवन की सार्थकता आदि विषयों पर गंभीर चिंतन किया गया। याद रखना ये पूछा जाता कि राम की मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में कौन से दो पीढ़ियों की बात हुई, तो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का जो व्यवहार है या उनके जो बीच में बातें हैं वो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है। इसके प्रमुख उदाहरण, प्रमुख पंक्तियाँ बहुत जरूरी है, निबंध से याद ही रखना है। पहली है, महीनों में मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति
जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता था उस काम में हजार बाधाएं कुल लेकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीजें। ये पंक्ति आई हुई थी स्टार्टिंग की, कुछ एक पंक्ति उसने पूछी थी कि मैया कौन से निबंध की पंक्ति है, तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। अभी 2-3 रात पहले ही मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात को गए। साथ में जाने के लिए मेरे चिरंजीवियों ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। तो ये पंक्ति भी आई हुई है, पीवाईक्यूज में आई हुई है कि ये किस निबंध की पंक्ति है, क्रम वाइज जमाने के लिए आई थी, है ना। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर में से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वो गीत वहलकर होकर गाती। यानी वो जब बचपन में वहाँ था तब भी गीत गाती थी, और जब वो वहाँ से बाहर रहने के लिए निकला तब भी उसकी दादी नानी गीत गाती थी, है ना, जब वो निकलता था। तो ये पंक्ति पूछी जाती है कि मेरे राम के मुकुट भीग रहा है में आई है। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, जब मुझे दादी नानी की आकुलता पर हंसी आती है, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता है। देखो मेरे राम को मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, यानी जब भगवान राम को वनवास मिला तब उस समय ये गीत गाया जा रहा था कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला। तो उसी के, क्योंकि कोई आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी जब घर से निकलते हो तो आपको पता है कि कितना लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है सरकारी नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए। तो जब आप उन चीज़ों को महसूस करते हो तो आपके घर वाले कुछ इसी तरीके के भाव में अंदर ही अंदर ये चीज़ें कहते हैं। तो ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। पर आएगी लड़की आ, और लड़की तो हर एक पराई होती है, भावों की मिट्टी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में यह गृहिणी बनने जाना ही है, घर आई कहीं कुछ हो ना जाए। ये एक तरीके से ये बताइए कि भाई लड़की जो है पराई होती है, वो मेरे राम के मुकुट में वो कह रहा है ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ये पंक्ति आकर आपसे पूछी गई है कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते, पंक्ति किसकी है, तो ये हमारी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। उसके बाद इसमें और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो मैं आपको बताऊं कि भाई इनको तो कभी नहीं भूलना है आप लोगों को। ये वाली देखो, जो छोटी पंक्तियां उनको एक को भी नहीं छोड़ना। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल राती आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। ये पंक्ति भी आई हुई है कहीं ना कहीं एग्जाम में ना, इसको भी याद रखना। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया। उत्कर्ष के मनुष्य की ऊर्जामय चेतना की यही कीमत संगते काल से अता की जाती रही है ना, ये भी आपको याद रखना है, ये पंक्ति भी इंपॉर्टेंट है। फिर राम के मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम को बोझ से कहरा उठते हैं, और इस वेदना को चुकाकर मैं सीता के माथे पर सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। ये पंक्ति पूछी गई थी, ये भी याद रखना है ना, ये कुछ चीज़ें याद रखना है। इसमें कुछ गीत भी आए थे, वो गीत की पंक्ति आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो अगर याद नहीं रखोगे तो फिर एक तरीके से क्वेश्चन गलत करने की पूरी संभावना आपकी बन जाएगी, इसलिए उसको याद रखना है ना। एक तो मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, ये एक गीत की पंक्ति, यानी ये पूरा गीत है तो उस गीत की कुछ पंक्ति दे रखी है, वो याद रखना है। उसके बाद एक लड़के घर लौट आए बारिश से नहीं संगीत से भिगो कर, मेरी दादी नानी के गीतों के राम लखन और सीता अभी भी वन भाग रहे। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि भाई ये हमारा इसमें आया हुआ है ना, तो ये चीज़ें भी आती है और ये भी याद रखना है। चलो ये हमारा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पंक्ति, यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हाँ आता है। तो जो मैंने आता है वो बता दिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए एक दिल्ली दरबार दर्पण से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको बता दिए। उसके बाद चलो ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा हो गया ना, ठीक है। अगला निबंध हमारा क्या आएगा। हाँ ये यहाँ पर दिया हुआ है ना, वहां पर ये पंक्ति नहीं थी, यहाँ पर था लागती अवध भयावह भारी मानव काल राति अंधियारी। ये पंक्ति आपको याद रखना है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना, ये इस वाली पीडीएफ में है कि लागती अवध भयावह भारी मानव काल राति अंधियारी। एक तो ये गीत की पंक्ति याद रखना, ये मेरे राम के मुकुट भीग रहा की है, और एक और आपको याद रखना है वो मेरे लाल को वह कैसा वनवास मिला। ये पंक्तियां आपको बिल्कुल एक तरीके से कंटेस्ट तरीके से याद रखना है ना, इनको नहीं भूलना है मेरे भाई, ये चीज़ें आती है।
एक और चीज आपको यहाँ पर आती है, इसमें एक अच्छी सी चीज यहाँ पर दी है कि राम के साथ लक्ष्मण और सीता ये गए थे, तो प्रसव पीड़ा के बाद जो राम जैसे भगवान राम आए और उन्होंने जब सीता को फिर से एक तरीके से वनवास में भेजा या उनको घर से निकाला, तो वो चीजें भी यहाँ पर पूछी गई है ना, तो उसके बारे में भी जिक्र हुआ, ये भी याद रखना है। चलो उसके बाद आता है मजदूरी और प्रेम। 1912 में प्रकाशित हुआ था मजदूरी और प्रेम, अध्यापक पूर्ण सिंह, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से कोई पूछे यूनिट 9 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो मजदूरी और प्रेम, क्योंकि इसके जो प्रकरण है मजदूरी और प्रेम के, वो सारे प्रकरण बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए, पिछले एग्जामों में लगातार बैक टू बैक इसके प्रकरण आते हैं ना, तो ये चीजें आपको याद रखना, मजदूरी और प्रेम के प्रकरण बिल्कुल याद रखना। द्विवेदी युगीन निबंधकारों में अध्यापक पूर्ण सिंह सर्वश्रेष्ठ सशक्त निबंधकार माने गए। उनके व्यक्तित्व व्यंजक ललित निबंध द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आचरण की सभ्यता एक उनका निबंध है, सच्ची वीरता उनका निबंध है, मजदूरी और प्रेम है, पवित्रता है, कन्यादान है उनके महत्वपूर्ण निबंध। देखो यहाँ जो उनके निबंध दिए हुए, इनको गलती से भी मत भूलना, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारे सिलेबस में उनकी रचना नहीं जुड़ी है, उनके अलावा रचना हमसे पूछ ली जाती है, तो वो ऐसे ही पूछता है, जहाँ कहीं ना कहीं रचनाओं में उन्होंने उस चीज़ का डिस्कस किया है ना, वही चीज़ें पूछता है। तो आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता और कन्यादान, ये इनकी अध्यापक पूर्ण सिंह के बाकी निबंध ना। आचरण की सभ्यता तो कई बार अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में पूछा गया है ना, ये चीजें आपको याद रखना है। विषय वस्तु क्या है इसकी, तो इस निबंध में अध्यापक पूर्ण सिंह ने शारीरिक श्रम को सच्ची तपस्या बताते हुए किसान, देखो किस किस का जिक्र हुआ ये भी पूछा जाता है, ये याद रख लेना। एक तो किसान का जिक्र उन्होंने किया था, एक गडरिये का जिक्र इसमें किया, एक मजदूर का जिक्र किया और एक माली का जिक्र किया। इन 4 व्यक्तियों का जिक्र इन्होंने अपने निबंध मजदूरी और प्रेम में किया है। इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो, किसान, गडरिया, मजदूर और माली, इन 4 लोगों का जिक्र किया, और ये 4 लोग आपको एक तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम में ना, तो ये याद रखना कि मजदूरी और प्रेम में हमारे 4 लोगों का जिक्र हुआ, एक किसान का, एक गडरिया का, एक मजदूर का और एक माली का। अब इस निबंध के 8 शीर्षक है, 8 शीर्षक कहो, 8 प्रकरण कहो, जो भी है, वो आठों के आठों प्रकरण शीर्षक आपको एकदम क्रम वाइज याद होने चाहिए, और क्रम वाइज याद होने के साथ साथ आपको इस तरीके से याद होने चाहिए कि कहीं से भी पूछ ले कम से कम आप बता दो। पहला, और ये क्रम से याद होने चाहिए, सीक्वेंस से है ना, ऐसा नहीं कि कहीं से भी याद कर लिया। पहला, सबसे पहला शीर्षक आता है इस निबंध का, हल चलाने वाले का जीवन। हल चलाने वाले का जीवन यानी किसान की बात यहाँ पर हो रही, किसकी बात हो रही, किसान की बात हो रही, हल चलाने वाले का जीवन। फिर आता है गडरिये का जीवन, यानी जो आपको पता है राजस्थान वाले क्षेत्र में गाडर बहुत ज़्यादा है, राजस्थान वाले क्षेत्र में देखी हमने, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में राजस्थान के क्षेत्र के लोग गाडर लेके आते हैं, गाडर जिनको कहते हैं, तो वो उनको जो चराने वाला होता है उसको गडरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, गडरिया कहते हैं ना। तो गडरिया का जीवन कैसा होता है, क्योंकि वो एक जगह नहीं रहता, वो हमेशा कहीं आज इस जिले में, कल उस जिले में चला गया, कल यहाँ, कल वहाँ, कहीं प्रदेश घूम के आ जाते हो, 2 से 3 प्रदेश घूम के आ जाता है ना, तो गडरिया का जीवन। मजदूर की मजदूरी, तीसरा आता है मजदूर की मजदूरी। चौथा है प्रेम मजदूरी। पांचवा मजदूरी और कला। छठा मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दुग्ध की धारा और पश्चिम सभ्यता का एक नया आदर्श। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन आठों को एक जगह लिख लो या फिर इनको रट दो एक तरीके से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हल चलाने वाले का जीवन, गडरिया का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला। देखो पहले मजदूर की मजदूरी आई, मजदूर की मजदूरी आएगी ना, मजदूर की मजदूरी आएगी, फिर प्रेम मजदूरी आएगा, फिर उसके ऊपर प्रेम आएगा, फिर उसकी कला निखरेगी, और फिर उसके बाद वो फकीर हो जाएगा। इस तरीके से भी याद रख लो, जैसे याद रखना रख लो, लेकिन याद रखो कि हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी पहले, फिर प्रेम मजदूरी, फिर मजदूरी और कला, और फिर मजदूरी और फकीरी, है ना, मजदूरी और फकीरी, ये चीजें आती है। तो फकीरी सबसे बाद आएगी, कला उससे पहले आएगी, प्रेम उसके पहले आएगा, और उससे पहले आएगा हमारा मजदूर की मजदूरी। समाज का पालन करने वाली दुग्ध की धारा 7वें नंबर पर, और लास्ट में पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ये 8 के 8 क्रम वाइज पूछना, ये पूछे गए हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे गए। ये भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 8 शीर्षक है, और नीचे कूट में आंसर दिए जाते हैं आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा, उसमें ए बी सी, बी सी डी, ई ए बी सी, इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। तो ये चीजें अच्छे से बिठा लो दिमाग में। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रमुख उद्धरण देखने वाले हैं ना, प्रमुख उद्धरण देखने वाले, और प्रमुख उद्धरण ऐसे नहीं देखने वाले, पूरा शीर्षक वाइज देखने वाले। तो
पहला शीर्षक आता है हल चलाने वाले का जीवन। तो हल चलाने वाले के जीवन से कौन कौन सी पंक्तियां आई है और वो कैसे आई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। ये पंक्ति मेरे भाई आई हुई है। देखो इससे क्या होगा, आपको इन अलग अलग शीर्षकों से पंक्तियों को क्रम वाइज जमाने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, या डायरेक्ट पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस निबंध की है या फिर किस प्रकरण की है। निबंध तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकरण की है। तो वहां पर आपको इन मतलब इन 8 प्रकरण में से कोई 4 प्रकरण के नाम भी देखने को मिलेंगे। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय क्या होते हैं, स्वभाव से साधु होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते, खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला के कारण है। देखो आप भेड़ का नाम सुनकर क्या करोगे, आप गडरिया वाला मत लगा देना, ये हमारा हल चलाने वाले जीवन में ही आया है ना। फिर अगली पंक्ति आती है इसमें, देखो ये एक तो ये पंक्ति दे दे, फिर अगली पंक्ति ये दे दे, फिर ये वाली पंक्ति दे दे, फिर ये वाली पंक्ति दे दे, और ऐसे करके 4 पंक्ति देकर इनको अलग अलग देकर इनको भी सीक्वेंस से पूछ ले इसी एक ही पैराग्राफ को कि इनको सीक्वेंस से जमाइए, तो ये पढ़ोगे तभी याद रहेगा। फिर आता है मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूं तब मुझे बाग के मालिक की रुधिर याद आती है। देखो मालिक का जिक्र भी किसमें हुआ है, हल चलाने वाले किसमें हुआ है ना। किसान मुझे अन्न में, फल में, फूल में आहुति देते हुए दिखाई देता है। ये पंक्तियां सीक्वेंस से आई हुई है, पीवाई की उठा के देख लो, उनमें कहीं ना कहीं ये पंक्ति आपको सीक्वेंस जमाने में ये डायरेक्ट पूछी गई है। खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। क्या है, ईश्वरीय प्रेम का केंद्र, ये भी आया हुआ है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। ये सारी पंक्तियां किस में आई, हल चलाने वाले में। नैनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है, दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में दिखता है, अन्यत्र मिलने का नहीं है। ये आपका हल चलाने वाले में आया था। गुरु नानक ने ठीक कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन कराता है। ये भोले भाव मिले रघुराई, पहले तो ये याद रखना किसने कहा था, ये पूछा जा सकता है। तो गुरु नानक ने किस प्रकरण में आया, तो हल चलाने वाले के प्रकरण में। और कौन से निबंध में आया, तो मेरे भाई ये भी हमें बताना कि कौन से निबंध में ये आया है, मजदूरी और प्रेम में ये आया हुआ है ना, ये याद रखना। ये प्रकृति के जीवंत साधु है, जीवंत साधु, ये भी याद रखना। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपाल का दर्शन करता हूँ मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। ये पंक्ति भी हमारी कहाँ से आई है, या ये पंक्ति भी कहाँ आई है, हमारी हल चलाने वाले के जीवन से आई है ना। तो ये हल चलाने वाले के जीवन की जितनी पंक्तियां हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक भी पंक्ति मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है ना। और आती क्या है, आई हुई है, सब आई हुई है, तो ये इसको तो एक बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। फिर अगला पार्ट आता हमारा गडरिये का जीवन। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, गडरिये का जीवन है ना, निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। ये पंक्ति आई हुई याद रखना। बाल उसके सारे सफेद है, क्यों ना सफेद हो, सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है ना। ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है, याद रखना। मकान उनका बेमकान है, घर उनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। ये पंक्ति पूछी गई है। और ये भी पूछी गई कि ये किसके बारे में है। एक बार ये भी पूछा गया कि कौन से शीर्षक से, तो ये गडरिये के जीवन वाले शीर्षक से, ये याद रखना। किसी के घर कर में घर कर बैठना, इस दारे फनी में ठिकाना बेठिकाना, और मका वर ला मक्का का रखना है ना, मक्का वर ला मक्का रखना। ये पंक्ति भी आई हुई है। तो मेरे भाई ये जो पंक्तियां आ रही है, या जो कुछ कविता टाइप की पंक्तियां आ रही है, ये सब याद रखना कि ये गडरिये के जीवन जो है हमारा, गडरिये के जीवन वाली शीर्षक से आई हुई है ना। हुए थे आंखों के इशारे कल इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फुहारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। मैं इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ से इतने पीवाईक्यूज आ चुके हैं कि मैं आपको बता बता के थक जाऊंगा, लेकिन यहाँ से पीवाईक्यूज के पार्ट खत्म नहीं होंगे ना। अब ये ऐसा नहीं कि ये सब अलग अलग क्वेश्चन में आए थे। ये जैसे एक क्वेश्चन में 4 पंक्तियां दे रखी है, तो चारों पंक्तियों को सिक्वेंस दे दिया, या इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, या कौन सी पंक्ति इस निबंध में आई या नहीं आई, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो खुदा को देखता है वो देखता है तुमको, ये पंक्ति भी आई हुई इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई।
फिर आता है पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है, इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। ये भी आपको याद रखना गडरिये के जीवन का है। मैं आपको कह रहा हूं इस बार क्या आ सकता है, देखो एक तो ये है कि ये वाली जो पंक्ति है ये इसको 5 स्टार लगा लो। इस बार आप आपके यूजीसी नेट या एमपी सेट में इस क्वेश्चन को देखोगे ना। मैं अभी बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। एक ये किसी के घर में, इन दोनों में से कोई एक पंक्ति आपको इस बार 100% आ जाएगी, है ना, ये मेरा वादा है। मजदूर की मजदूरी, मजदूरी का ऋण तो परस्पर ही प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं, वे तो दोनों ही ईश्वर है। ये मजदूर की मजदूरी वाली पंक्ति है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसा ही मुख प्रार्थनाएं सुनने और तत्काल सुनता है ना। ये पंक्ति भी आई हुई है, याद रखना मजदूर की मजदूरी से। फिर आता प्रेम मजदूरी। प्रेम मजदूरी से कुछ अच्छी पंक्तियां आई है जो कि पिछले बार पूछी भी गई है। मुझे तो मनुष्य के हाथ बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी सभी इंपॉर्टेंट है यार। मैंने इंपॉर्टेंट पंक्ति के अलावा यहाँ रखा नहीं है, आपको सभी याद रखना है। बल्कि प्रेम मजदूरी में कौन कौन सी पंक्ति आई है ये बता रहा हूँ। यंत्रों की सहायता से बने फोटो निर्जीव से प्रतीत होते, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरे विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते उसमें उसके हृदय और प्रेम के मन की पवित्रता सूक्ष्म से मिल जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आई हुई पंक्ति है ना। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ सब पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इनको कोई नहीं छोड़ना है। जब वह आटे की छन्नी से छनती है तब मुझे उसकी छन्नी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा के निभोला मियाँ से अधिक आनंदमय लालिमा दिखाई देती है। यानी पूर्व दिशा में कौन, सूर्य दिखाई देता है, तो उनसे भी ज़्यादा मुझे अच्छी लालिमा दिखाई देती है। यह पंक्ति पूछी जा सकती है कि कौन से निबंध की है या किस प्रकरण से आई हुई है ना, ये याद रखना। फिर आता मजदूरी और कला। मजदूरी और कला, मजदूरी और कला में देखना क्या इंपॉर्टेंट है। मजदूरी और कला में सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है ना। आज से हम अपने ये मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। तो ये याद रखना कि किस प्रकरण से आया हुआ है ना। तो ये मजदूरी और कला से आया हुआ है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है, ये भी मेरे भाई आया हुआ क्वेश्चन है मजदूरी और कला का, ठीक है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में ना करेंगे ना। ये भी पंक्ति आई हुई है, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट है। सभी देशों के इतिहास से शुद्ध है कि निकम्मे पादरी मौलवी और पंडित और साधु का दान के अन्न का पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती वो धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर पाते। आगे, आजकल की कविता में नयापन नहीं है ना, उनमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है, ये वो मानते हैं ना। तो ये मजदूरी और उसका हमारा है, ठीक है। यह नया साहित्य मजदूर के हृदय से निकलेगा, है ना, ये याद रखना। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये आएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपका। फिर आता है मजदूरी और फकीरी। क्या आता है, मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी हमारा आता है। मजदूरी और फकीरी में क्या आता है, जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा ही एक से रहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है, आत्मा रूपी धातु से गढ़े हुए सिक्के का नगद बयाना, है ना। ये चीजें आपको बताया मजदूरी और फकीरी की पंक्ति, ये याद रखना है आपको। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के कंधों पर रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आई हुई पंक्ति, याद रखना। फिर उसके बाद इसमें जो पंक्तियां दी आप देखना। फिर आता है समाज का पालन करने वाली दुग्ध की धारा, 7वें नंबर की जो हमारी है उसमें आता है मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरित है। ये पंक्ति अगर आपको दे दो और आप मजदूरी वाले किसी पार्टी में लगा दो तो ऐसा नहीं है। यह समाज का पालन करने वाली दुग्ध धारा के शीर्षक में ये पंक्ति आई कि मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है, संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते, हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। ये चीजें हमारी समाज के पालन करने वाली दुग्ध की धारा व नामक शीर्षक में आई हुई है, किसी मजदूरी वाले शीर्षक में ये नहीं लगा देना। ये एक जापानी तत्वगाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको भी याद रखना है ना। फिर लास्ट आता है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। इसमें याद रखना पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वो नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने वाली लगी है। वह कलों की पूजा को, ठीक है, छोड़कर मनुष्य की पूजा में अपना आदर्श बना रही है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आई हुई पंक्ति, याद रखना पश्चिमी सभ्यता का उसमें। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों में
भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों में मजदूरी के बदले कलों से काम काल का डंका बजाना होगा, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल ये पूछा जा सकता है किस प्रकरण में आया हुआ। आयो आओ यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में ले लो, मिट्टी खोदो और अपने हाथ से अपने प्यारे बनाओ। ये चीज़ें भी आई हुई याद रखना। हे रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना, ये आई हुई पंक्ति और नहीं आई है। और तो इस बार आप इसको एग्जाम में देख लोगे, ये मेरा वादा है। 100% में कह रहा हूँ, जो मैंने पंक्तियाँ बताई उनमें से ये पंक्ति आनी ही आनी है। ठीक है, अरे बोलो ठीक है या नहीं है, बोलो मेरे भाइयों, ठीक है। चलो उसके बाद अगला हमारा आता है उत्तर फाल्गुनी के आसपास। ये कल हमारी लास्ट क्लास हो सकती है। कल हम क्लास का टाइम बढ़ा लेंगे और बाकी के अब हमारे पास देखो मुझे लगता है कि 13 या 14 निबंध हमारे यहाँ जुड़े हैं ना, तो 3 ठीक है, कल की लास्ट क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ लेंगे ना। तो ऑलमोस्ट हम 9 क्लास 10 क्लास में हम 2 यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी की जो 50 क्लास बची उस 50 क्लास में बाकी की जो 8 यूनिट हमारी बची रहेगी वो सब कंप्लीट कर लेंगे। बाकी की 8 यानी 1 से 8 बोला है ना। ये जरूर है कि 9 के बाद हम 8 ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये भी जरूरी है कि 1 से 8 तक बची हुई बाकी 50 क्लास में हम खत्म कर देंगे ना, बाकी 50 वीडियो में खत्म कर देंगे। तो उत्तर फाल्गुनी के आसपास 47 में कुबेरनाथ राय का है। यह निबंध विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई निबंध किसी निबंध संग्रह में संकलित है, रट डालो शब्द को नहीं भूलना है। तो विषाद योग निबंध संग्रह में संकलित है, इसका प्रकाशन 1974 में हुआ है। ये कब प्रकाशित हुआ? 1974 में। 1974 में विषाद योग निबंध संग्रह का प्रकाशन हुआ है, उत्तर फाल्गुनी के आसपास का नहीं हुआ। ये तो 1947 में ही प्रकाशित हो चुका था ना। यह प्रमुख ललित निबंध, याद रखना कौन कौन से ललित निबंध है, कौन से पत्रात्मक निबंध है, ये सब याद रखना है। विश्वनाथ तिवारी के अनुसार कुबेरनाथ राय को के निबंधों में रस छलकता रहता है। ये पंक्ति आई हुई है कि विश्वनाथ तिवारी ने क्या माना कि कुबेरनाथ राय के जो निबंध है उन निबंधों में क्या छलकता है? रस झलकता रहता है। ये आपको याद रखना है। निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी विषय वस्तु देख लो क्या है। यह निबंध शुक्लोत्तर युग के एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध परंपरा के सशक्त निबंधकार कुबेरनाथ राय का है। इस निबंध में कुबेरनाथ राय ने मनुष्य जीवन में ऋतुओं नक्षत्रों में समानता दिखाने का प्रयास किया है। इस निबंध में रचनाकार ने मनुष्य के जीने की लालसा को जवान बने रखने की भूख को दिखाया है। साथ ही अध्यापक और छात्रों के बीच के संबंधों को भी आधुनिक दृष्टि से व्याख्यायित किया हुआ है, याद रखना। चलो इसके प्रमुख उद्धरण यानी प्रमुख पंक्तियां जो कि आती ही आती है, याद रखना है। हालांकि यहाँ से इतनी पंक्तियां नहीं आती है जितनी ऊपर वाले मैंने अभी बताया, लेकिन नहीं आती का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल आती तो है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पंक्तियां, कुछ आने की प्रबल संभावना है, ये हमको याद रखना है। चलो ठीक है मेरे भाइयों। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है, ये याद रखना। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है, ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया हुआ है। हमारे जीवन में गदा 25 सावन मन भावन है, बड़े मौज करती है ना। परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद आ जाता है। ये चीज़ें आई हुई याद रखना। फिर उसके बाद आता है परंतु जीवन का वो भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है। 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है। ये चीज़ें याद रखना। इसमें उम्र का जिक्र किया गया है, तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है ना, ये चीज़ें भी है। जो सृजक है, जो सृष्टि करता है, वो निश्चल ही चिर युवा होगा। ये पंक्ति आई हुई थी है ना, कि ये किस निबंध में आई है, तो ये आपको याद रखना, उत्तर फाल्गुनी के आसपास में आई हुई पंक्ति है। फिर उसके बाद है जवानी एक चमाचम धारदार खंडक है, उस पर चढ़कर असी धाराव्रत या विराचर करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल सकती है। ये आई हुई पंक्ति याद रखना। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। ये पंक्ति इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 30वां वर्ष क्या करता है, 40-45 वर्ष में इंसान के जीवन में क्या बदलाव आता है। ये जो दिया हुआ बदलाव
लगाओगे ये आता है आपको, है ना। तो ये चीजें याद रखना कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, है ना। फिर आता है तिस्सोत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र। ये काल गध 25 की विपरीत एक क्षुधार काल है जिस पर चढ़कर पुरुष और नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, ये भी याद रखना। परंतु मुझे स्मरण आता है ये चीज़ें भी आती है कि मैं 40 वर्ष जी चुका हूँ, तो इस प्रकार की चीज़ें आती हैं यहाँ से। इस तरीके का मतलब इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये भाद्रपद के पहले नक्षत्र था, भाद्रपद की पहली नक्षत्र है मगा। ये पूछा जा सकता है कि भाद्र की पहली नक्षत्र क्या, मगा। जिस तरीके से मैंने उत्तर फाल्गुनी का आपको बताया ना कि उत्तर फाल्गुनी क्या है, कौन सी ऋतु का पहला ये है, तो ये इस तरीके से चीजें आती है हमारी, है ना। सबसे पहली वाली पंक्ति में वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी है, उसी प्रकार से माघ ऋतु का अंतिम जो नक्षत्र है वो पहला नक्षत्र जो है वो मगा है ना। ये चीजें आती है, ये चीजें आपको याद रखना है। देखो उत्तर फाल्गुनी और भाद्रपद के अंतिम नक्षत्र जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र, इसकी अपनी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक ही नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि नदी की धार क्षण प्रतिक्षण और होती जा रही है ना। ये चीजें आती थी, तो ये पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किस रचना में आई है ना, क्योंकि ग्रीक दार्शनिक की जिक्र हुआ तो ये जरूर आ सकती है। कुछ इस तरीके से चीज़ें आई हुई। तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां मैंने सब आपको नोट्स के रूप में दे दी है। नोट्स कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन करने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। बाकी आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, आप वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार क्लासेस के बारे में जिक्र करना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे फीडबैक दे पाओ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसी के साथ एक और चीज़ मैं बता दूँ, PYQs लगाते रहना, PYQs की सीरीज देखते रहना। कल हमारा संडे, तो कल यूनिट 10 के जो बाकी के PYQs बच गए उन PYQs को हम सोल्व करेंगे। उसी के साथ हमारा कल अगला यूनिट 9 का जो पार्ट है बचा उसको डिस्कस करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे।